नमस्कार साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने एक नए एपिसोड के साथ। भारत ने चंद्रयान मिशन के जरिए जो इतिहास रचा है वो अपने आप में एक मिसाल ही है। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में 58 मुस्लिम देश मिलकर वो नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया। हालांकि मैं भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह के खर्चीले मिशन का पक्षधर नहीं हूँ, फिर भी ये मानता हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च चलती रहनी चाहिए। वैसे तो दुबई और सऊदी जैसे मुस्लिम मुल्क चांद से आगे मंगल पर पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं और हो सकता है कि वे कामयाब भी हो जाएं। लेकिन सच यही है कि एस्ट्रोनॉमी में इस्लामिक दुनिया अभी बहुत पीछे है। खगोल विज्ञान का इतिहास हजारों साल पुराना है। अरस्तु से लेकर गैलीलियो गैलीली तक ने आसमान पर नजर गड़ाई और अंतरिक्ष के बारे में पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज की एस्ट्रोनॉमी बहुत आगे पहुंच चुकी है। चांद पर इंसानी कदम पहुंच चुके हैं तो सौर मंडल के बाकी ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी कई मिशन भेजे जा चुके हैं। वाइजर 1 और 2 मिशन हो या हब्बल, केपलर और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप, ये सभी मिशन एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो क्रांति लेकर आए हैं, उस क्रांति में कोपरनिकस, गैलीलियो, जियोर्दानो ब्रूनो और केपलर जैसे पश्चिमी वैज्ञानिकों का त्याग, बलिदान और मेहनत भी शामिल है। इसलिए हम जब भी अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं, इन महान लोगों के योगदान को भी याद करते हैं। लेकिन क्या एस्ट्रोनॉमी के मामले में सारा श्रेय पश्चिमी वैज्ञानिकों को देना सही है? क्या मुस्लिमों का खगोल विज्ञान में कोई योगदान नहीं है? अगर इस्लामिक इतिहास में एस्ट्रोनॉमी पर काम हुआ तो फिर खगोल विज्ञान के इतिहास में हमें पश्चिमी वैज्ञानिक ही क्यों नजर आए? गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे महान लोग इस्लामिक जगत में क्यों नहीं पैदा हुए? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, हिंदी में कहें तो ज्योतिर्विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंतरिक्ष को वैज्ञानिक नजरिए से समझने के विज्ञान को ही हम एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। इसके उलट अंतरिक्ष को लेकर कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने को हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। जहां एस्ट्रोनॉमी के जरिए हम ग्रहों, सितारों और नक्षत्रों की दशा और दिशा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, वहीं सदियों से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में उल जुलूल बातें बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं। आज हम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के फर्क को बखूबी समझते हैं, लेकिन पुराने समय में दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। उस समय भी दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक वो जिनके पास लूट, झूठ, युद्ध और षड्यंत्रों से इकट्ठा की गई बेशुमार दौलत थी। दूसरे वे आम लोग जिनके लिए जिंदगी का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा और कुछ नहीं था। जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, उनका डर भी बड़ा था, इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए हर संभावित प्रयास करते थे। ईश्वरवाद और भाग्यवाद का ढकोसला इसी वर्ग की देन है, क्योंकि ये वर्ग अपनी दौलत, साम्राज्य और वैभव को ईश्वर की देन समझता था और ईश्वर की इस बपौती को अपनी पीढ़ियों तक बरकरार रखने के लिए कई तरह के धार्मिक ढकोसलों को अंजाम देता था। याद रखिए कि अमीर वर्ग का ढकोसला ही आम आदमी के लिए धर्म बन जाता है। ये अमीर लोग आसमान में होने वाली हलचल पर नजर बनाए रखते थे और धरती पर होने वाली हर बड़ी घटना को सितारों की करामात मानकर उससे निपटने का जतन करते थे। आगे चलकर एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो अमीरों के लिए सितारों की गतिविधियों पर नजर रखता था और सितारों की दशा और दिशा को अपने मालिक के हिसाब से बदलता रहता था। यही ज्योतिषी या नजूमी वर्ग सितारों की चाल ढाल से ये तय करता था कि उसके मालिक को कौन से दिन यात्रा करनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस दिशा में शौच करना है और कितनी शादियां करनी। कभी कभी कोई हादसा होने पर इसे ग्रहों, नक्षत्रों का अपशकुन बताकर उसे खर्चीले तरीके से ठीक करने का उपाय भी इन ज्योतिषियों ने विकसित कर लिया था। इसलिए प्राचीन काल के कुलीन वर्गों में ज्योतिषियों की अपनी एक अहमियत पैदा हो गई थी। ऐसे ज्योतिष या नजूमी इजिप्ट के फराओ राजाओं के काल में भी थे और 19वीं 20वीं सदी के राजाओं के दरबार में भी थे। लेकिन हमेशा से दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज्योतिषियों की तरह ही सितारों पर नजर तो रखते थे, लेकिन वे जानते थे कि आसमान के ये सितारे धरती के लोगों की किस्मत तय नहीं कर सकते। और ऐसे वैज्ञानिक केवल पश्चिमी दुनिया में ही पैदा नहीं हुए, बल्कि इस्लामिक इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें की हैं। 9वीं से 16वीं सदी के बीच कई ऐसे मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स हुए जिनके कैलकुलेशंस इतने सटीक थे कि आगे की कई सदियों तक पश्चिमी वैज्ञानिकों ने उनकी गणनाओं का इस्तेमाल किया।
इतना ही नहीं, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के कई सबसे बुनियादी सिद्धांत तो सीधे इन मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा विकसित किए गए थे। अब आइए इतिहास के कुछ महान मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जानते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं चंद ऐसे महान मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बता रहा हूं जिनके महान कार्यों को दुनिया आज भी याद करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबुल अब्बास अहमद इब्न मोहम्मद इब्न कथीर अल फरगानी, जिन्हें हम अल फरगानी के नाम से भी जानते हैं। ये अब्बासी खलीफा अल मामून के दरबारी एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एस्ट्रोलैब पर किताबें लिखी। कॉस्मोग्राफी पर उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब इल्म उल नुजूम है, जिसमें 3 अध्याय हैं। अल फरगानी द्वारा लिखे इस ग्रंथ में धरती से ग्रहों की दूरी और उनके आकार, साथ ही निकट भविष्य में होने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणियां दर्ज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अल बत्तानी, जिन्होंने अल जीज अल सभी लिखी, जिसे द सबियन टेबल्स के नाम से जाना जाता है। ग्रहों नक्षत्रों की सटीक गणना के लिए सदियों तक अल बतानी के हाथों लिखी द सबियन टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा। अल बतानी ने 10वीं सदी में ही चंद्रमा के ऑर्बिट का सटीक कैलकुलेशन कर भविष्य के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का अंदाजा लगा लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं अल सूफी की, जिन्हें 10वीं सदी का महान खगोल शास्त्री माना जाता है। 903 ईस्वी में जन्मे अल सूफी ने अल बतानी के काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने तारों की सही स्थिति का विश्लेषण किया। आकाश के अलग अलग नक्षत्रों की मैपिंग सबसे पहले अल सूफी ने ही की थी और उन्होंने अंतरिक्ष का पहला ग्लोब भी बना लिया था। अल बिरूनी को वैसे तो हम इतिहासकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो लेखक होने के साथ साथ अपने दौर के एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अल बिरूनी ने कुल 150 किताबें लिखी। इन 150 ग्रंथों में उन्होंने सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर ही 35 किताबें लिखी थी। जाबिर इब्न अफलाह 12वीं सदी के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेनेटरी सिस्टम और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मापने और समझाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस को डिजाइन किया था। जाबिर को स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पर उनके काम के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। मिर्जा मोहम्मद तारघाय बिन शाहरुख, जिन्हें शॉर्ट में उलूग बेग के नाम से जाना जाता है। उलूग बेग एक तैमूरी सुल्तान थे, लेकिन सुल्तान होना उनकी उपलब्धि नहीं थी। इन्हें एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इनके महान योगदान की वजह से याद किया जाता है। उलूग बेग खगोल विज्ञान, गणित और ट्रिग्नोमेट्री में अपने समय के सबसे बड़े विद्वान तो थे ही, साथ ही वे आर्ट्स में भी रुचि रखते थे और अपने दरबार में वे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवाने के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने ही समरकंद में उलूग बेग ऑब्जर्वेटरी बनाई, जो सदियों तक इस्लामिक दुनिया की बेहतरीन ऑब्जर्वेटरी बनी रही। इसी वजह से आज भी दुनिया भर के विद्वान उलूग बेग को 15वीं सदी के सबसे महान एस्ट्रोनॉमर का दर्जा देते हैं। उलूग बेग ने समरकंद और बुखारा में उलूग बेग यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया, जो अगली 2 सदियों तक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी रही। उलूग बेग की ये आदतें उस समय के उलेमाओं को रास नहीं आई। उलेमाओं को लगता था कि तैमूरी सुल्तान होने के कारण उलूग बेग को इन सब फालतू की कवायदों को छोड़कर सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। इसलिए उलेमाओं ने उलूग बेग को एक असफल तैमूरी सुल्तान घोषित कर दिया और उसके सौतेले भाइयों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए उकसाया। नतीजा ये हुआ कि 1429 में उलूग बेग की हत्या कर दी गई। तकीउद्दीन ने खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, प्राकृतिक दर्शन और फिलॉसफी पर तकरीबन 90 से ज्यादा किताबें लिखी थी। 1574 में गद्दी पर बैठे ओटोमन सुल्तान मुराद तृतीय ने इस्तांबुल में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाने की प्लानिंग की। उसे एस्ट्रोनॉमी में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वो एस्ट्रोलॉजी को मानता था। ग्रहों नक्षत्रों की दशा और दिशा जानकर सल्तनत पर आने वाली मुसीबतों को टाला जा सके, इसी मकसद से उसने इस्तांबुल ऑब्जर्वेटरी बनाने का ख्वाब देखा था। अब सुल्तान मुराद तृतीय को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो आकाश के सितारों की गहरी समझ रखता हो, और तकीउद्दीन से बेहतर आदमी उस दौर में पूरे ओटोमन साम्राज्य में दूसरा कोई नहीं था। तकीउद्दीन ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग पर ढेरों किताबें लिखी थी। तारों की दशा और दिशा मापने का उनका तरीका इतना सटीक था कि उन्हें अपने समकालीन एस्ट्रोनॉमर्स टाइको ब्राहे और निकोलस कोपरनिकस की तुलना में बेहतरीन नतीजे हासिल हुए थे। तकीउद्दीन ने अपने मैथमेटिक्स और जियोग्राफिकल नॉलेज के आधार पर धरती का एक ग्लोब भी बनाया, जो अपनी तरह का सबसे पहला ग्लोब था, जिसका इस्तेमाल अगली 2 सदियों तक किया जाता रहा। तकीउद्दीन को भी अपनी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च को पूरा करने के लिए किसी बड़ी ऑब्जर्वेटरी की जरूरत थी। सुल्तान मुराद तृतीय ने तकीउद्दीन को ओटोमन साम्राज्य का खगोल शास्त्री बना दिया
और तकीउद्दीन के मार्गदर्शन में सुल्तान मुराद ने 1574 में उलुग बेग की समरकंद ऑब्जर्वेटरी की तर्ज पर इस्तांबुल में एक विशाल ऑब्जर्वेटरी बनवाई, जिसे बनने में 3 साल का वक्त लगा और ये ऑब्जर्वेटरी 1577 में बनकर तैयार हुई। ये ऑब्जर्वेटरी इस्तांबुल की एक पहाड़ी पर बनाई गई थी, जहां से रात के आकाश का बिल्कुल साफ नजारा मिलता था। केवल 3 साल में ही ये उस दौर की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बन गई, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। 1580 में ही इसे सुल्तान मुराद ने गुस्से में आकर नेस्तनाबूद कर दिया। जिस वक्त ये ऑब्जर्वेटरी बनकर तैयार हुई, उसी वक्त 1577 ईस्वी का मशहूर कॉमेट आकाश में दिखाई दिया था। सुल्तान मुराद तृतीय तो पहले से ही एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करता था। उसने तकीउद्दीन से इस कॉमेट के बारे में भविष्यवाणी करने की मांग कर डाली। तकीउद्दीन अपने बादशाह मुराद की इस मुराद को कैसे टाल सकता था, और तकीउद्दीन ने बादशाह को खुश करने के लिए भविष्यवाणी कर दी कि ये दुमदार सितारा आपके और आपकी सल्तनत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यह सुल्तान की खुशकिस्मती तय करने के लिए ही आसमान में आया है। अपने लिए खुशकिस्मती का अवसर जानकर बादशाह ने फारस पर चढ़ाई कर दी और जंग हार गया। इतना ही नहीं, इस धूमकेतु के आसमान में नजर आने के कुछ समय बाद ही ओटोमन साम्राज्य के कुछ हिस्सों में प्लेग फैल गया और इस प्लेग से बादशाह के कई खास लोगों की मौत हो गई। इस्लामिक उलेमाओं ने बादशाह को भड़का दिया कि तकीउद्दीन की गलत भविष्यवाणी की वजह से ही सल्तनत में ये अजाब आया है। उलेमाओं ने एस्ट्रोनॉमी को शरिया के खिलाफ बताया और फतवा दिया कि कुरान और हदीसों के बाहर का इल्म हराम है। आकाश के सितारों को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह की बनाई चीजों में इंसानी दखल अल्लाह को मंजूर नहीं, इसलिए उस्मानी सल्तनत में अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है। उलेमाओं के चक्कर में पड़कर बादशाह ने 1580 में इस्तांबुल की ऑब्जर्वेटरी को मिट्टी में मिला दिया। इस्तांबुल की महान ऑब्जर्वेटरी के खत्म होते ही तकीउद्दीन की मेहनत और उनके द्वारा किए गए रिसर्च भी मिट्टी में मिल गए और इसी के साथ इस्लामिक दुनिया में एस्ट्रोनॉमी का सितारा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। इस्लामिक दुनिया में एस्ट्रोनॉमी का सूरज डूबा और ज्योतिर्विज्ञान का ये सूरज यूरोप में जाकर उदय हुआ। ज्ञान के सूरज के डूब जाने से इस्लामिक दुनिया में जहालत का अंधेरा पसर गया और आज तक ये अंधेरा पसरा हुआ है। यह अंधकार उसी दिन दूर होगा जिस दिन कुरान और हदीसों के फर्जी नॉलेज को उसी तरह जला दिया जाएगा जैसे पुनर्जागरण के दौर में बाइबिल की मान्यताओं को जला दिया गया था। चाहे सऊदी अरब हो या पाकिस्तान, ये सारे मुस्लिम मुल्क आज विज्ञान और तकनीक की वजह से ही वजूद में हैं। विज्ञान के बिना ये मुस्लिम मुल्क फिर से कबीलाई दौर में पहुंच जाएंगे। इसलिए इन मुल्कों को विज्ञान की ताकत को इस्लाम से ऊपर रखना ही होगा, तभी ये मुल्क दुनिया से मुकाबला करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति तभी मुमकिन हो पाई जब बाइबिल की अवधारणाओं को खारिज किया गया। इस्लामिक दुनिया में विज्ञान और तकनीक का पुनर्जागरण तभी मुमकिन हो पाएगा जब कुरान और हदीसों की मान्यताओं को ध्वस्त किया जाएगा। वेदों में विज्ञान का ढिंढोरा पीटने वालों को भी वेदों से अंधकार के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। इसलिए आज हम उन यूरोपियंस लोगों के कर्जदार हो गए जिन्होंने अपनी मेहनत और तपस्या से अंतरिक्ष की समझ और तकनीक दुनिया को दी, जिसकी बदौलत ही आज हम चांद पर चंद्रयान भेजकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।